back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with another video of class 10 political science chapter number 2 फेडरलिज्म. So जिसने भी अभी तक चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस की वीडियो नहीं देखी है क्लास 10 की, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं एंड उससे अपने चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं. एंड इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज चैप्टर. So this is basically a chapter by name of federalism. ये हमारी क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, कितने टाइप के फेडरेशंस होते हैं एंड किस तरह से गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करती है. सो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है फेडरलिज्म, आखिर इसका मतलब क्या है. सो Federalism is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units of the country. So Federalism एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी से लेकर के अलग अलग यूनिट्स जो होती है कंट्री की उसमें डिवाइडेड होती है. यानी कि हर ऑर्गन में कुछ कुछ पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स होती है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी पावर्स होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास एंड पंचायत के पास अपनी पावर होती है. तो सब लोग अपनी अपनी पावर के हिसाब से काम करते हैं. तो फेडरलिज्म क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे पावर्स को किसी एक गवर्नमेंट को ना दे करके अलग अलग गवर्नमेंट्स में अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है. तो ये जो पावर्स बांटने का सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी कि एक तरह से पावर शेयर करना. अब फीचर्स क्या क्या होते हैं फेडरलिज्म के. 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म करने के लिए किसी भी कंट्री में एक से ज्यादा गवर्नमेंट का होना जरूरी है. जाहिर सी बात है, अगर आप पावर को शेयर करेंगे तो किसी भी कंट्री में एक से ज्यादा गवर्नमेंट होगी तभी आप पावर को शेयर कर पाएंगे. जैसे कि हमारी कंट्री में है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, पंचायत भी है. तो यानी कि इस तरह से अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए तभी आप क्या कर सकते हैं, फेडरलिज्म या पावर शेयरिंग कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन. चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो, सिटीजन तो एक ही है. अगर आज हम सपोज करिए किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी हम ही सिटीजन है एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए भी हम ही सिटीजन है. यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट्स है पर सिटीजन कौन है, एक ही है. बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट टू अदर. लेकिन हर गवर्नमेंट की पावर अलग है. चाहे वो एट द एंड जो भी डिसीजन लेगी हमारे लिए ही लेगी, सिटीजन्स के लिए लेगी, लेकिन सब गवर्नमेंट्स की पावर अलग अलग होती है. जैसे कुछ पावर्स ऐसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, कुछ पावर्स ऐसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है. यानी कि हर गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है. नो मैटर व्हाट, वो हमारे लिए ही आखिर में काम कर रही है, लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग होती है. फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जो भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि हमारे संविधान में जो भी चीजें लिखी गई है, कोई भी एक गवर्नमेंट अपने लेवल पर इसको चेंज नहीं कर सकती है. ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अकेले कोई बदलाव कर सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है. अगर उन्हें कोई बदलाव करना भी है तो उन्हें एक मीटिंग रखनी पड़ेगी. जितनी गवर्नमेंट की लेवल है सबको उस मीटिंग में बुलाना पड़ेगा, एक बिल पास होगा, एक प्रस्ताव रखा जाएगा, हो सकता है वो एक्सेप्ट हो सकता है ना भी हो. तो यानी कि कोई भी एक गवर्नमेंट अपने लेवल पर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकती और ना ही आगे कभी करेगी. नेक्स्ट, जुडिशरी प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट. कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंट्री में
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में नहीं बनती आपस में। सपोज जैसे हम हमारी कंट्री का एग्जांपल ले, फॉर एन एग्जांपल सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन किसी स्टेट में गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की है, उन दोनों में आपस में नहीं बन रही या उन दोनों को एक दूसरे के काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए हमारे पास जुडिशरी यानी कि कोर्ट है, जहां पर जाकर के अगर दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देर तक किसी गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा, उसे एट द एंड सॉल्व होना ही होगा, क्योंकि अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट्स ही आपस में लड़ेंगी तो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम नहीं होगा। इसलिए फेडरलिज्म एक अच्छा मोटिव है, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी है और ये जुडिशरी क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, और वो इन गवर्नमेंट्स को ये भी बताती है कि उनके पास कितनी पावर्स है, ताकि वो अपनी पावर्स में रह करके ही काम करें। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या विलेज में पंचायत हो, कितना खर्चा करेगी, कितना खर्चा होगा और कहां से पैसा आएगा, कितना जाएगा, ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है और पहले से प्लान होता है, ताकि खर्चा ज्यादा भी ना हो और गवर्नमेंट का काम भी पूरा हो सके। तो फेडरलिज्म क्यों अच्छा है? एक तो पावर का मिसयूज नहीं होने दे रहा आपका, दूसरा पावर्स डिवाइडेड है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तीसरा अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो जुडिशरी है, चौथा कोई भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को नीचा नहीं दिखाएगी, एंड फिफ्थ एंड द फोर्थ मोस्ट इज ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि खर्च पहले से ही क्या होगा, जस्टिफाइड होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोई भी गवर्नमेंट अपने लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी नहीं कर सकती है, इसीलिए हर कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, क्योंकि जहां पर एक गवर्नमेंट होती है वो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप डेमोक्रेटिक हो, आपको अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रखनी पड़ेगी और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से काम हो रहा है। आफ्टर दैट, काइंड्स ऑफ फेडरेशन। अब हम पढ़ेंगे इसमें कितने टाइप के फेडरेशन होते हैं। तो दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। अब ये दोनों क्या होते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इसमें जितनी भी एक कंट्री में जितनी भी स्टेट्स है वो सारी एक साथ आकर के खुद की एक बिग यूनिट बनाती है। क्यों बनाती है वो यूनिट? किसी भी चीज के लिए बना सकती है, लोगों के वेलफेयर के लिए बना सकती है, सोशल वर्क के लिए बना सकती है। सपोज इंडिया की कुछ स्टेट्स ने सोचा कि हम मिलकर क्या करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, उन्होंने अपनी एक यूनिट बना ली, तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि एक कंट्री में जब अलग अलग स्टेट्स जो है वो मिलकर अपनी एक बड़ी यूनिट बना लेती है तो वो होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है? जब लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। जब एक बड़ी कंट्री क्या सोचती है कि अपनी पावर्स हम किस में डिवाइड कर दें, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दें, तो वो होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में हर स्टेट साथ है और उन्होंने अपनी एक यूनिट बना ली। होल्डिंग टुगेदर में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, यानी कि कमिंग टुगेदर में पावर को एकत्रित किया गया, होल्डिंग टुगेदर में पावर को डिवाइड कर दिया गया। सो ये डिफरेंस होता है इन दोनों फेडरेशंस का। दो टाइप की फेडरेशंस होती है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है? क्यों है? इसका फर्स्ट पॉइंट है, हमारी कंट्री में टू टायर सिस्टम है। टू टायर सिस्टम मतलब यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करेगी। तो यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स मिलके क्या करेंगी,
अपने सिटीजन्स के वेलफेयर को इंश्योर करेगी। तो इसलिए हमारे पास दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, 2 टियर सिस्टम है, इसलिए हम एक फेडरल कंट्री है। सेकेंड थिंग, थर्ड टियर भी बना फिर बाद में, पहले इनिशियली हमारे पास 2 ही टियर्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन फिर सवाल आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए काम करेगी, तो विलेजेस के लिए, गांव के लिए काम कौन करेगा? तो फिर थर्ड टायर आया जो था आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए काम करना चालू किया। यानी कि अब इंडिया के पास क्या है, पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, विलेज लेवल के लिए पंचायत है। नेक्स्ट, Constitution divides its powers in central and state government within 3 lists. Constitution क्या करता है, अपनी पावर्स को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करता है। डिवाइड तो करता है पर 3 लिस्ट के बेसिस पर करता है। अब ये 3 लिस्ट कौन सी होती है? पहली होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारी चीजें आती है जो नेशन की इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है, यानी कि जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पूरे नेशन में आपको करना है, तो उसके लिए कदम कौन उठाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, क्योंकि उससे सारे देश की जितनी वुमेन है उनके लिए एम्पावरमेंट करना है। फार्मर्स के लिए कुछ वेलफेयर पॉलिसीज निकालना, ये काम भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि पूरे देश के फार्मर्स के लिए उसे कुछ पॉलिसीज निकालनी है। राइट टू एजुकेशन, जो अभी चल रहा है कि सरकारी स्कूल जितने हैं कंट्री में, उसमें हर बच्चे को, जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, जिसकी फैमिली उनकी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो फ्री में पढ़ सकता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन पे डिसीजन यूनियन लिस्ट के थ्रू लिया जाता है। और कौन लेती है? इसमें डिसीजन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे नेशन का काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर हमेशा डिसीजन लेती। सेकेंड होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो किसी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि किसी स्टेट में मर्डर की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे जो केसेस होते हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट का काम करेगी, वो स्टेट लिस्ट में आते हैं और इन पर एक्शन लेने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। एंड थर्ड एंड लास्ट होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, तो दोनों मिलजुल के इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर काम करती है। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, वाटर फैसिलिटीज हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, इन पे दोनों स्टेट्स दोनों गवर्नमेंट्स मिलके काम करेगी, सेंट्रल एंड स्टेट। और इन सब्जेक्ट्स को कहां पे डाला गया? कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी कि 3 लिस्ट होती है। पहली होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें नेशन इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, इस पे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के काम के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो दोनों मिलजुल के काम करती है। सो इसी के साथ आज हमने कवर किया फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, 2 टाइप के फेडरेशन क्या होते हैं, एंड इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है। उसके साथ साथ हमने 3 तरह की लिस्ट भी कवर करी। सो वी होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। वी विल बी बैक विद अनदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो super soon. Till then, stay tuned, take care, goodbye.